हो गया? चलो शांत बैठो, अब आवाज़ नहीं करे कोई। देखो आज, ओ भैया बातें ना कर, कितने नंबर आए पिछले वाले टेस्ट में हैं? बता। देखो नंबर पूछ लिया तो बातें बंद कर दी। 43 नंबर, शाबाश। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज़ बता दें, आज आप पूरा दिन पढ़ाई में लीन रहो, इसीलिए 6 बजे से आपका शेड्यूल हमने YouTube में बना दिया है। 6 बजे लेक्चर आएगा, 7 बजे लेक्चर आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, ठीक है? वो हमने सेट कर दिया है पहले से। हालांकि वो लेक्चर वही है जो हम करा चुके हैं, आप लोगों का रिवीजन होगा, ठीक है? आप लोग खुद से तो करने से रहे, इतने बड़ा अपन विद्वान नहीं है। तो क्या है कि 6 बजे आएगा लेक्चर, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, ठीक है? और जिन लड़कों ने और लड़कियों ने सनराइज करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो आप कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो 7,000 और ऐड हो जाएगा आपकी फीस में, ठीक है? तो कर देना। अब ये धमकी मानो चाहे कुछ मानो। चलिए देखिए, जीके जीएस का जो दूसरा पार्ट है हमारा, जीके जीएस का जो दूसरा पार्ट है कौन सा है? जियोग्राफी का, भारत का भूगोल, और आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो अपना स्टेटस लगाया था दिन इतवार, ठीक है? तो समझिएगा अच्छे से, वो जो जीके जीएस है उसमें भले ही यूपी ट्रिपल एससी लिखा हुआ है, लेकिन ये जीके जीएस आपको हर पेपर में काम आएगा। क्लियर है? हर पेपर में क्लियर आपको लगेगा। और पढ़ते रहिए, ये स्टैटिक जीके बार बार यही पूछा जाता है। क्लियर है? हम एक बार पढ़ लेते हैं, बार बार नहीं पढ़ते, इसलिए हमें याद नहीं रहता। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। और पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 क्या उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच फैला हुआ है। क्या सही है? देखो, भारत की मुख्य भूमि, कभी भी भारत की अगर मुख्य भूमि बोलता है, कभी भी भारत की अगर मुख्य भूमि बोलता है, तो देखिए ये वाली मुख्य भूमि, ये वाली मुख्य भूमि, कभी भी अगर मुख्य भूमि बोलता है ना, तो ये वाली मुख्य भूमि होती है जिसको यहां से कन्याकुमारी शुरुआत करेंगे और इधर इंदिरा कॉल तक खत्म करेंगे। तो ये जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट में शुरू होता है और कहां खत्म होता है? 37 डिग्री 6। ये है भारत की मुख्य भूमि। अगर संपूर्ण भारत बोलता है तो वहां पे जो द्वीप समूह होते हैं ना, ये यहां पे अंडमान निकोबार, इसको भी काउंट कर लेना होता है, ठीक है? अब जैसे ये 8 डिग्री है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14, कहां तक पहुंचा? 37 तक। ये हमारा मुख्य भारत है। अगर हम अंडमान निकोबार को भी गिने तो यहां पर निकोबार में हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो इससे 8 डिग्री 4 मिनट से 2 अक्षांश नीचे है। 6 डिग्री 4, 6 डिग्री 4, दो अक्षांश क्या है? नीचे है। अच्छा, 6 डिग्री से और नीचे जाएंगे तो 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 में पहुंच जाएंगे तो भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नीचे कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय? और कौन सा जंगल? सदाबहार हरे भरे। तो हमारे अंडमान निकोबार में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। अच्छा, ये हमारा अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा? हिमालय का हिस्सा। हिमालय ये टकराया था ना, हमारा हिमालय ये ऐसे टकराया था और फिर यहां से घूम के ये ऐसे। तो देखो, ये जो बांग्लादेश से आए ना, ये जलमग्न हो गया, यहाँ जल भरा हो गया, यानी ये श्रृंखला समुद्र के नीचे बनी है। और जहां पर वो श्रृंखला उभर गई, द्वीप कहलाया, और हमने अपना कब्जा कर लिया तो क्या कहलाया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। आए समझ में? चलिए, तो देखो, कभी भी अगर मुख्य भारत बोलेगा तो 8 डिग्री 4, कभी भी संपूर्ण भारत बोलता है तो 6 डिग्री 4। इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 कन्याकुमारी। हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता, सर क्रीक, द्वारका गुजरात में। हमारे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में। हमारे भारत का सबसे ज्यादा पूर्वी बिंदु केबिधो
ठीक है, जहां से सूर्य उगता है। और ये गुजरात का द्वारका और ये किबिथू, कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर। अगर उनको सुबह 5 बजे सूर्य दिखता है तो गुजरात वालों को सुबह 7 बजे दिखेगा। आए समझ में? यानी वहाँ सुबह बहुत जल्दी होती है और रात भी वहाँ पर बहुत जल्दी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे देखो, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री, तो ये कितना है टोटल? 3214 किलोमीटर। ये अक्षांशीय विस्तार होता है और ये देशांतर विस्तार। तो हमारा कौन सा विस्तार ज्यादा है? अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है। और ये कितना है? 2933। तो कौन सा ज्यादा हुआ? अक्षांश हुआ ना। जब उत्तर दक्षिण जाएंगे तो अक्षांश, पूर्व पश्चिम जाएंगे तो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। आजकल मैं देख रहा हूं और मैंने एग्जाम भी दिया हाल ही में, इसी साल, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसको रट लीजिएगा। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? वो कौन सा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आगे, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, लंदन से लिया जाता है ना, लंदन से, वहां से, अच्छा, जो लंदन से ग्रीनविच लिया जाता है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री है ना। अब इसी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और इधर पश्चिम, और हमारा भारत किधर है? इधर, यानी कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम देशांतर विभाजन करें अपने पृथ्वी का तो भी 2 गोलार्ध बनेंगे, एक पूर्व का गोलार्ध, एक पश्चिमी का गोलार्ध। अरे देखो ना, अगर ऐसे हम विभाजन करेंगे, एक पूर्व का गोलार्ध, एक पश्चिम का, तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम उत्तर से दक्षिण विभाजन करें तो उत्तर में, यानी हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। वो आपके ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो जो ग्रीनविच है, GMT है, यहां से हमारा समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। ठीक है, यानी अगर अभी हमारे यहाँ 5 बजा है तो लंदन में 5 बाद में बजेगा। यानी जो वहां समय होगा वो समय हमारे यहाँ पहले ही हो चुका होगा। कितना पहले हो चुका होगा? क्योंकि उनसे हम आगे चल रहे हैं। कितना आगे चल रहे हैं? 5.5 घंटा। ये एग्जाम में बहुत पूछता है और लवलेश सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, तो लंदन से हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटा। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य की सीधे किरणें किससे नहीं मिलेगी? श्रीनगर से नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? देखो बॉयज एंड गर्ल्स, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा। ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा। और यहां पे हमारा कहीं भारत है। ये हमारा जो है क्या? भारत है। अब आप जरा देखिए, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। अब हमारा जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो तो और ऊपर है। कहाँ पे? 37 डिग्री 6 में। अब जरा बताइए, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, और इसी के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। इन्हीं तीनों में सूर्य लंबवत चमकता है। अब अगर इसके भी ऊपर जाएंगे तो सूर्य तिरछा चमकेगा। यानी हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सूर्य कैसे चमकेगा? तिरछा चमकेगा। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा से भी दूर है। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, कहीं अगर तिरछा सूर्य चमकता है तो क्या होता है? इंटेंसिटी कम हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। यानी जम्मू कश्मीर में तापमान कम होने का एक ये भी कारण है, लेकिन तापांतर इतना नहीं होता है। वहां पे सर्दी होने का मुख्य कारण वहां की ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 4 पे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये इंडियर लिखा हुआ है, गलत है, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा के नाम पे बनाया गया इंदिरा पॉइंट। अच्छा देखो जरा इसकी भाषा देखो, भारत के दक्षिणी छोर का क्या है? क्या इसमें संपूर्ण भारत और मुख्य बताया गया? क्या नहीं,
देखिए बड़ा सिंपल से बताया गया है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। जब भी ऐसी भाषा आती है ना, आपको इंदिरा पॉइंट देना है, ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट। अगर वो मुख्य भूमि बोलता है ना तो केप कमोरिन होगा, यानी कन्याकुमारी। अगर वह क्या बोलता है, मुख्य भूमि बोलता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या होगा, तब आप क्या लगाएंगे, कन्याकुमारी। लेकिन यहां पे तो ना मुख्य बताया है ना संपूर्ण बताया है, ऐसी स्थिति में आप इंदिरा पॉइंट ही बोलोगे। क्लियर है। और ये इंदिरा पॉइंट सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया था, अभी भी डूबा है। अब डूबा हो लेकिन है तो हमारा ही ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे। क्लियर। आगे, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। देखो बात करने का बिल्कुल अलग तरीका, अभी बोल रहा था दक्षिण छोर कौन सा है, अब बोल रहा है दक्षिण में सबसे दूरस्थ। दूरस्थ मतलब दूर वाला, दूरस्थ मतलब दूर वाला। देखिए ये हमारा भारत है, भारत में यहाँ केप कमोरिन है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, अंडमान निकोबार। अब देखिए इसकी लाइन खींचिए और इसकी लाइन खींचिए, दूर है ना सिधाई में, तो ये क्या है, यही तो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ पे अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है। ये मुख्य भूमि और ये संपूर्ण भूमि, और अंडमान निकोबार तो हमारा ही है। 350 से भी ज़्यादा द्वीप है यहाँ पे, छोटे बड़े, है ना। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, स्टेनली जनजाति। कौन सी जनजाति, स्टेनली जनजाति। और यहाँ पर कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। कौन सा, बैरन द्वीप। और नारकोंडम सुना होगा आपने, ठीक है। तो अभी हाल ही में कब फटा था वो ज्वालामुखी, सन 2017 में। सन 2017 में वो ज्वालामुखी फटा था, लावा निकला था। उसके बाद अभी वो शांत है, फट सकता है कभी भी वो। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, श्रीलंका की, है ना। हालांकि ये वैसे वन लाइनर है, आपको बता दें, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं हम, ये वन लाइनर है। वैसे उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए बोल रहा है किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो सीधी सी बात है आसपास के ही देश देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो म्यांमार है हमारे पास, देश के पास, और थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब है ना। आपको कंफ्यूज करेगा। वो बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती श्रीलंका। श्रीलंका कौन सी सीमा बनाता है, जलीय सीमा। श्रीलंका क्या बनाता है, जलीय सीमा। अरे हमारे दक्षिण का, ध्यान दीजिएगा, हमारे दक्षिण का जो है भारत है, ये यहाँ पे खाड़ी है, और यहाँ पे ये ऐसे करके श्रीलंका है। यहाँ पे छोटे मोटे द्वीप हैं, और जो चाप का आकार बनाते हैं, रामेश्वरम यहीं पे है, और इसके इधर बंगाल की खाड़ी, और इसके इधर हिंद महासागर। ये जो पॉइंट है ना कन्याकुमारी, अरब सागर का, हिंद महासागर का और बंगाल की खाड़ी का पानी यहाँ पे आता है, और बंगाल की खाड़ी का पानी यहाँ से निकल के हिंद महासागर में, हिंद महासागर का पानी वहाँ निकल के। लेकिन यहाँ पे हल्के से द्वीप हैं और चाप का आकार बनाता है, और चाप का आकार बनाता है ना, तो पानी को तीन तरफ से घेर लेता है, और तीन तरफ से घेर लेता है, इसीलिए हमने यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी बोल रखा है कि यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। लेकिन वह पूरी तरह नहीं जुड़ी है, वह पूरी तरह नहीं जुड़ी है। पानी इधर से उधर भी जाता है, उधर से इधर भी आता है, यानी पानी का आवागमन होता रहता है। और जहाँ पानी का आवागमन होता है, थोड़ा बहुत अवरोध होता है, उसको हम बोलते हैं संधि। कौन सी संधि, जल संधि। क्या बोलते हैं, जल संधि। लेकिन यहाँ पे जो संधि है उसका नाम क्या है, पाक जल संधि। अब पाक जल संधि जलीय सीमा बनाती है, यानी श्रीलंका हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा, जलीय सीमा। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि, पाक की जल संधि, खाड़ी बोलेगा तो मन्नार की खाड़ी। आया समझ में। अच्छा, अब अगर ये टच नहीं करता तो टच कौन कौन से करते हैं। अब अगर ये टच नहीं करता तो टच कौन कौन से करते हैं। देखिए पाकिस्तान, ठीक है, और अफगान लिख देता हूँ, अफगानिस्तान, और भूटान, और क्या है, चीन, और ये क्या हो गया, इसको पॉज करो, इसको पॉज करना है, कट नहीं करना, ठीक है, ओनली पॉज करना। फ्रेम सही है, कुछ अगल बगल तो नहीं दिख रहा, अच्छे से फ्रेम दिख रहा है, ओके। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो हम कौन कौन से देश हमारे जुड़ते हैं, हमारे भारत से कौन कौन से देश जुड़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, हमारा ही बेटा है ये, पाकिस्तान, और अफगान, और क्या है, चीन को पहले कर देते हैं, नाराज हो जाएगा, चीन, और कौन सा, नेपाल, और कौन सा, भूटान, और कौन सा, म्यांमार, और कौन सा,
बांग्लादेश। देखो ये जो है ना, ये जो 7 देश है ये हमारे साथ सटे हुए हैं, बाउंड्री टू बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये दीवार और ये दीवार के उधर हमारे छात्रों का प्रिय दुकान श्रृंगार पैलेस, ठीक है। तो जुड़े हुए हैं ना ऐसे करके, हम तुम्हें तो नहीं बोले, ये चीज हो गया। अब जो श्रीलंका है वो भारत से जल से टच होता है। कैसे? जल से, ठीक है। एक आध द्वीप बने हुए पर प्रॉपर बाउंड्री लाइन नहीं है। जल यानी जलीय संधि बोलेंगे हम, पाक की जल संधि, और खाड़ी कौन सी? मन्नार खाड़ी, ठीक है। अब देखिए जो हम पाक जल संधि बोलते हैं ना, पाक क्या चालू नहीं है क्या? हाँ तो क्या हो गया? ये बहुत चालू है, 1 नंबर का चालू व्यक्ति है ठीक है। चालू कैमरा कहीं का चालू है ना? नहीं चालू क्या? तो तुम बताना क्या चाह रहे हो भाई? तुम्हें कैसे लग गया? चलिए देखिए, पाक जल डबरू मध्य, देखिए एक चीज बता दे, जो हम बोलते हैं ना आसान भाषा में पाक जल संधि, पाक जल संधि, तो पाक जल संधि को पाक जल डबरू मध्य भी बोला जाता है। पाक जल डबरू मध्य के बीच कौन से देश है? भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। आगे, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर जिला। कौन सा जिला? किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश पर्वतों का प्रदेश है, कुमाऊं और कश्मीर हिमालय वहां पे पाया जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी भी यही है ना। आगे, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? जो नागालैंड है वह किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? तो जरा देखिए, अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ से, असम कहाँ? पश्चिम, और मणिपुर कहाँ? दक्षिण। देखिए जैसे ये नागालैंड है ना, तो ऊपर की तरफ से एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम से क्या है? असम, असम, ठीक है, असम, और दक्षिण से क्या है? मणिपुर, मणिपुर। अच्छा यहाँ पर भी तो जगह बची है ना, ये जो है ना ये म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। यानी 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार, ठीक है। नागालैंड में कौन सा हिमालय है? नागालैंड में कौन सा हिमालय है? नागालैंड में असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। अच्छा, इस बाउंड्री के इधर ना म्यांमार के पहाड़ आ जाते हैं। नागालैंड की जो बाउंड्री है उसके उधर म्यांमार के पहाड़ आ जाते हैं। क्या नाम है म्यांमार का पहाड़ का? अराकान योमा। क्या है? अराकान योमा। और वहां की पवित्र नदी कौन सी है? मेकोंग, ठीक है। तो ये चीज है, नागा जनजाति रहती है ना यहाँ पे कौन सी खेती होती है? झूम खेती, बिल्कुल सही। नागालैंड में कौन सी खेती होती है? झूम खेती। क्लियर है? आगे देखिए, भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्र का आदान प्रदान किसके साथ किया था? बांग्लादेश। यानी जब बांग्लादेश बना था तो भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश में चले गए थे, अब बांग्लादेश के कुछ हिस्से, अरे चकबंदी जानते हो? बस चकबंदी समझो। हमारी कुछ जमीन बांग्लादेश के अंदर, उनकी जमीन हमारे यहाँ, तो हमने जमीन का आदान प्रदान कर दिया। और जमीन का आदान प्रदान कैसे होगा भाई? तुम्हारे यहाँ जो जमीन है तुम रखो, हमारे यहाँ जो जमीन है हम रखें। चकबंदी हो गई ना, बस यही होता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में 9 तटीय राज्य, भारत क्या है? 9 तटीय राज्य है। भारत क्या है? 9 तटीय राज्य है। कितने राज्यों से तट बनाता है? 9 राज्य। सबसे बड़ा तट कौन सा बनाता है? गुजरात। और सबसे छोटा? अच्छा, एक क्रम से बोलते हैं। सबसे पहले क्या है जरा बताइए? गुजरात। गुजरात के बाद क्या है? महाराष्ट्र। इसके बाद क्या है? गोवा। इसके बाद क्या है? कर्नाटक। और इसके बाद क्या है? केरल। इसके बाद क्या है? तमिलनाडु। इसके बाद क्या है? आंध्रा। ऊपर क्या है? ओडिशा। और एक क्या है? पश्चिम बंगाल। यही है सुंदरवन का डेल्टा। रटा हुआ है यार, क्या बात है, पढ़ रहे हो क्या? ये चीज हुआ। देखिए अगला, देखिए क्या है? भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन कौन करता है? गुजरात, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी तटीय राज्य में उत्पादन होता है नमक का, आधे से ज्यादा नमक का उत्पादन कौन करता है? गुजरात। क्यों? सबसे लंबी तटीय रेखा और प्लस नमक की लवणता की मात्रा यहां ज्यादा है, ठीक है।
आगे बात करते हैं। गुजरात के तट से होता है क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। समुद्री जल का वाष्पीकरण, भाई वर्षा हो ही नहीं रही है, वर्षा वहाँ कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण का मतलब यही होता है ना कि पानी के साथ जो तत्व मिले हैं, पानी पानी उड़ जाना और बाकी तत्व बच जाना। ये बाकी तत्व ही क्या है? नमक है, ठीक है। और देश का नमक, ठीक है, टाटा नमक। और टाटा की कॉपी करने वाले तत्व नमक, टाटरा नमक, ठीक है, टाटा नमक, ऐसे करके कॉपी करने वाले बहुत हैं। लेकिन आपको बता दें महान महान ही होता है, टाटा बहुत महान व्यक्ति है। आगे बात करते हैं। भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? पौंडीचेरी है ना। 3 जगह है पौंडीचेरी, 2 पूर्व में है और 1 पश्चिम में है। और पौंडीचेरी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और कितने में केंद्र विधानसभा है? 2 में। एक पुदुचेरी हो गया, दूसरा दिल्ली। दिल्ली का सीएम कौन? केजरीवाल, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कल ही देख रहा था न्यूज़ में, फेसबुक में, केजरीवाल ने इतना बढ़िया स्कूल बनाया है। अच्छा, उस स्कूल का नाम पता क्या रखा है? आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल। आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, यानी वो एक ऐसा स्कूल है जहां पे बच्चों को पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन शुरुआत से ही उसको सेना में, पुलिस में और बीएसएफ में, सीआरपीएफ में जाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं छोटे से ही, वो उसमें अपना दाखिला लें और जब वो 12वीं पास करके निकलेंगे तो इतने ज़्यादा मतलब सक्षम हो जाएंगे कि आराम से वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। यानी स्पेशल वह सेना की तैयारी करने के लिए ही बना है, जहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा और छोटे से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्लियर है? ये बहुत अच्छी पहल है उसकी। मुख्यतः तो 3 है, लेकिन अगर एक आध द्वीप और होगा तो 4 बोल सकते हो आप, लेकिन मुख्यतः 3 करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक द्वीप है पौंडीचेरी का, आंध्र प्रदेश में मान लो। अब जैसे मान लो ये है, एक आध तमिलनाडु में लग गया तो वो एक ही टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कई द्वीप भी तो हैं, तो वो किसके अंडर में आएंगे? आंध्र प्रदेश। ओडिशा के बहुत सारे द्वीप हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप जैसे, तो वो किसके अंडर में आएगा? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु के बहुत सारे द्वीप हैं, तमिलनाडु के अंदर आएंगे, है ना। तो मैप में देखने में आपको 4 जगह लगेगा, लेकिन मुख्यतः क्या है? 3, 2 पूर्वी और 1 पश्चिमी घाट में, ठीक है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला कौन है? राजस्थान। अच्छा, दूसरा कौन है? एमपी। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। और चौथा कौन है अपना? यूपी, है ना। पहले क्या था? यूपी प्रथम नंबर पे, लेकिन जब 13 जिले सन 2000 में काट दिए गए तो ये क्या हो गया? चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है। अच्छा, राजस्थान पहला, दूसरा। अगर जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो मजाल है ये हमें हरा के दिखा दे, ये अगले 100 साल तक भी नहीं हरा पाएंगे हमें, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हम मतलब आप लोग भी, हम अपने आप में एक देश हैं, ठीक है। किसी भी पार्टी की हार जीत उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है लोकसभा में, मानते कि नहीं? कितनी सीटें? 80 सीटें। आया समझ में? ये हमारे चाचा जैसे लोगों का ही योगदान है। देखिए क्या बोल रहा है? भारत की तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर। अब जरा फर्क कीजिएगा, क्या बोल रहा है? भारत की तटीय रेखा, ठीक है। कभी भी अगर 7516 या 7520 ऐसे आए ना, तो ये संपूर्ण तटीय रेखा होती है। कौन सी? संपूर्ण तटीय रेखा, यानी जिसके अंदर जो द्वीप हैं, द्वीप का भी तट सम्मिलित किया जाता है। अगर खाली मुख्य भारत बोले, मुख्य भारत, तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भारत होता है उसकी जो तटीय बाउंड्री है ये यहाँ से गुजरात कच्छ वाला इलाका,
कच्छ की खाड़ी और ये खंभाती खाड़ी, ये यहाँ से लेके यहाँ बंगाल तक जाएंगे, तो ये खाली कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन हाँ आप देखिए हमारा लक्षद्वीप भी तो है, लक्षद्वीप, और हमारा अंडमान निकोबार भी तो है, ये तो द्वीप है, इनकी भी बाउंड्री तो गिनी जाएगी ना। तो जब इनकी भी बाउंड्री गिनते हैं तब कितना आता है 7516। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं, संपूर्ण बोल देता है, मुख्य भूमि बोल देता है, संपूर्ण में 7516 और मुख्य भूमि में 6100। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। अच्छा उधर अंडमान निकोबार में कितने? 352। 352। आपको बता दें किसी किसी किताब में 348 भी है, 360, 380 भी है। ठीक है, ये चीज़ है। बस एग्जाम में ये आता है कि भारत के कौन से पूर्वी तट में कि पश्चिमी तट में द्वीप ज़्यादा हैं। द्वीप ज़्यादा कहाँ पे हैं? पूर्वी तट में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ठीक है, पर्यटक स्थल है अंडमान निकोबार। ठीक है, आपको बता दें अभी एक नेवी का फॉर्म आया था ट्रेडमैन का। जैसे ही देखा मैंने, मैं बड़ा खुश हो गया कि अपने छात्रों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे छात्र जो है ट्रेडमैन में ज़्यादा प्रिय रहते हैं कि ट्रेडमैन का फॉर्म भर दो। पता है क्यों? 8वीं पास मांगता है। अच्छा, ट्रेडमैन में करना क्या होता है? खाना बनाना, जूता सिलना, सफाई करना, नालियाँ साफ़ करना, मतलब ये वाले काम आते हैं ट्रेडमैन में। ठीक है, हमारे बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि ये सबसे आसान नौकरी है, इसमें डालो। क्यों? उनको लगता है कि 8वीं पास तो बहुत कम लोग हैं ना, और हम डालेंगे तो हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि इसमें भी करोड़ों लोगों का कंपटीशन है। अच्छा, तो मैं सोचा कि अपने छात्रों का फॉर्म भरवाऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि उस ट्रेडमैन का सेंटर सिर्फ एक ही था, कार निकोबार। कार निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। यानी उत्तर प्रदेश का लड़का पेपर देने जाएगा समुद्र पार करके कार निकोबार। फिर मेरे समझ में ये आया, मेरा छात्र 5 रुपए की चाय के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता, अंडमान निकोबार क्यों जाएगा वो? ठीक है, फिर मैंने उसका विज्ञापन डाला ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहां पे है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी कहां पे है? उत्तरी अंडमान में। उसे क्या बोलते हैं? सैंडल। अच्छा, सैडल, वैसे सैडल बोलते हैं, सैंडल नहीं बोलते हैं, लिखने वाले ने गलती कर दी होगी, सैडल होता है, सैडल चोटी। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछता है कि सैडल चोटी कहां पे है? अंडमान और निकोबार में। क्लियर है? आगे देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है, फिर से बता देता हूं। ये हमारा गुजरात है और ये हमारा भारत है। दमन से लेके गोवा तक कोंकण। ठीक है, कोंकण तट। दमन कहाँ पे है? खंभाती खाड़ी में ना। दमन से लेके गोवा तक क्या है? कोंकण तट। गोवा से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल। फिर यहाँ पे आया था ओडिशा, उत्तरी सरकार या उत्कल तट। ठीक है, उत्कल तट। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। अभी भी आप लोगों को मैं देखता हूँ कन्फ्यूजन आ जाता है, कोरोमंडल को इधर कर देते हो, मालाबार को उधर कर देते हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कोंकण तट से कितनी दूरी है? अच्छा, यह कोंकण तट से कितनी दूरी है? 1 मिनट, इसको हटाइए। कोंकण तट से कितनी दूरी है, मतलब कहां से कहां तक कोंकण तट लगता है? दमन से गोवा, बताया था ना अभी। इसको हटाइए, कोंकण तट कहां से कहां लगता है? दमन से, जो कि खंभाती खाड़ी में, और कहां तक? गोवा तक। और गोवा से फिर कन्याकुमारी, मालाबार, और उधर कोरोमंडल, ऊपर उत्कल। ठीक है, आगे। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी भी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? पौंडीचेरी है ना। 4 जिले हैं, चारों अलग अलग हैं, मुख्यतः 3, और 2 उधर हैं और 1 इधर है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। आगे, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। ठीक है,
अब झील आया है तो चलो कुछ प्रमुख झील कर लेते हैं। मीठे पानी, भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील। कौन सी नदी जल गिराती है? झेलम नदी। ठीक है। राजस्थान में कौन सी झील? देवभर झील, सांभर झील। सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी? सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। और कैसी झील है? लगून झील है। भारत की क्रेटर झील लोनार झील। उल्का पिंड से निर्मित झील लोनार झील। वेम्बनाड झील केरला में। आगे समझ में कितना आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पांचाल। धौलाधार और पीर पांचाल क्या हमारे हिमालय की श्रेणियां है ना? और कौन से हिमालय में आती हैं बताइए? लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय में आती है धौलाधार और पीर पांचाल। अच्छा, हिमालय श्रेणी एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे ऊपर क्या? काराकोरम, नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर महान हिमालय, और उसके बाद पीर पांचाल, धौलाधार और शिवालिक। ठीक है। ये महान हिमालय के उस पार मतलब ट्रांस हिमालय, और महान हिमालय के इस पार मतलब लघु हिमालय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हिमालय चोटी, हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। सागर माथा इसे कहां बोलते हैं? नेपाल में। और नेपाल में ये चोटी स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 8,848, 8,850। क्या सही लिखा मैंने? क्यों? क्योंकि हमारे भारत की धरती आगे खिसक रही है ना 5 mm प्रति वर्ष, और जितना आगे खिसक रही है उतना ये बढ़ रहा है। यानी अभी इसकी कितनी ऊंचाई है? और मूलतः 8,848। आगे बढ़ते हैं। गॉडविन ऑस्टिन एक चोटी है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन एक चोटी है, और इसको और क्या बोलते हैं? K2। ये कहां पे है? अरे लद्दाख में आ गया ना। और ये जो लद्दाख वाला इलाका है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। अभी ये चोटी हमारी गुलाम है, इसलिए हम इसको भारत की ऊंची चोटी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि गुलाम है। स्वतंत्र रूप से कौन है? कंचनजंगा, सिक्किम में। सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर निर्धारित करती है, तो उसको हम मानते हैं क्या? भारत की सर्वश्रेष्ठ चोटी। जब अमित शाह और माननीय मोदी जी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो POK को ले ही लेंगे, और जब POK को ले लेंगे तब हमारा जीके चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? भारत की सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन सी? K2। क्या बोलते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है। आप जाओगे ना इनकी चोटियों में तो इतनी ठंडी हवाएं चलती है, और बारिश जैसे सूखी सूखी बर्फ गिरती है। ठीक है। आपके पूरे मतलब बर्फ से नहा जाओगे, बर्फ आपको भिगोएगी नहीं, अंदरूनी ठंडा करते जाएगी, और दूर तक देखोगे ना सफ़ेदी ही नजर आएगी। और जब सूर्य उगता है ना तो सोने जैसे पर्वत दिखते हैं, सोने जैसे, इतना बढ़िया दिखता है। आगे देखिए, जो नागा टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में शामिल है, कौन सा है? निम्न हिमालय। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारा नागा टिब्बा है और महाभारत पर्वत है, ये कौन से श्रेणी का हिस्सा है? निम्न हिमालय। निम्न हिमालय मतलब नीचे के हिमालय, और नीचे के हिमालय मतलब पीर पांचाल, धौलाधार और शिवालिक। ठीक है। आगे, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। भारत के हमारे 2 तट हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, और यहीं पे त्रिकोणीय आकार का क्या है? पठार। और सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा पठार है? पूर्वी। सकरा कौन सा है? पश्चिमी। तो ये पश्चिमी का जो पठार है ना, इसी को सह्याद्री बोलते हैं। और जहाँ यहाँ पर जितने पर्वत हैं, सह्याद्री के पर्वत। ठीक है। आया समझ में? यही तो आता है एग्जाम में। ये पता है कितनी सीरीज है? 500। ये सीरीज 500 है पर खत्म नहीं हुई। कितना मिनट हो गया इसमें? 33। ओके। तो सह्याद्री के पर्वत को क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पे? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा वाला जिला यहीं पे है। ठीक है। आपका काम है उस जिले का नाम ढूंढना, लेकिन अभी नहीं, मोबाइल में चलने लगना। इधर सुनो पहले, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नईमुड़ी। अन्नईमुड़ी। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। देखिए 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, कंफ्यूज मत होना। दोनों में नीलगिरी, अन्नईमुड़ी और दोदा बेटा का नाम देगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अन्नाई मुड़ी। क्लियर है? आया समझ में? प्राचीन समय की बनी हुई है और खूब कूट के मसाला है इसमें, कूट के मसाला। ठीक है, कभी अगर आप जाओ इन चोटियों में तो यहाँ पे आपको काली मिर्च, लौंग ये सब मिल जाएगा ना, तो मसाला चाय बना लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, लोकतक क्या है? एक झील है। लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। और इसी झील के अंदर तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है कौन सा? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय अब तैरता हुआ। ये बहुत पूछा जाता है, इतना जीके ऐसा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इतनी बार पूछा गया है। अभी लेखपाल के पेपर हम देख के आए थे, लेखपाल के पेपर में पूछा गया है। क्या? प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा चलो, आपने पूछा है ना तो बताते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए ये मैप आपको दिख रहा है भारत का, दिख रहा है ना? अच्छा, ये हमारा कौन सा? दक्षिण भारत है ना? ये तो बाउंड्री है यानी तट है। इसके यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ पे कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। ये भी क्या सागर है ना? अच्छा, नीचे क्या है? हिंद महासागर। अब आप जरा बताइए, ये जो बाउंड्री है, यहाँ लोग रहते हैं ना, अपना जीवन यापन करते हैं ना। अच्छा, इसके इधर इधर पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, यहाँ जल है ना। अच्छा, ये जल इधर क्यों नहीं चला आता भारत में? क्योंकि ये उभरा हुआ है, यानी वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो लेकिन उभरा हो, वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और उभरा भाग हो, प्रायद्वीप कहलाता है। अब क्योंकि ये भारत का है तो प्रायद्वीपीय भारत। आया समझ में? उभरा हुआ भाग तीन तरफ से। अब देखो, ये गुजरात है, कन्याकुमारी है, बंगाल है, तीन तरफ से पानी नहीं है ना? अरब सागर पहला, दूसरा हिंद और तीसरा बंगाल, तीन तरफ से पानी हो गया, उभरा हुआ भाग है, प्रायद्वीप भारत। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर, उससे ऊपर सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पंचमढ़ी। लोकतक एक झील है, मणिपुर में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर। आगे, शिव समुद्रम जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। क्लियर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी में। कावेरी नदी का जल विवाद कौन से दो राज्य में है? तमिलनाडु और कर्नाटक। जल विवाद है भाई कि तुम हमें पानी नहीं देते हो, डैम बना दिया है, हम तमिलनाडु वाले कैसे खेती करें। क्लियर है? ये विवाद बहुत पूछा जाता है। बालटोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ पे? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तर से दक्षिण चलोगे ना, भारत में अगर उत्तर से दक्षिण चलोगे तो पहले नंबर पे जो श्रृंखला मिलती है कौन सी? काराकोरम। और इसका बालटोड़ा हिमनद है। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ठीक है, आज देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कहां पे है? कर्नाटक में। बिल्कुल सही। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बोलो, कुछ बोले? किसमें? इसी का ही नाम है गरसप्पा। ठीक है, अभी ये बताइए, जैसे यहां पे तुम्हें हम बोलते हैं पायल, लेकिन घर में क्या नाम होगा? पायलिया, है ना? यहां पे तुम्हारा नाम बेलावती है, घर में बेलवतिया, है ना? तो नाम तो एक ही है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय, यानी उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पूरा भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, बस उत्तर का शीतोष्ण क्षेत्र है, उत्तर का। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसी बनती है? भारत के उत्तर मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तालोचन द्वारा। ठीक है, आप लोगों का काम है इसको सर्च करना कि तालोचन का मतलब क्या होता है। लिख लो, जो होमवर्क देते हैं उसको लिख लिया करो। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि वन लाइनर में जो लिखा वो सही होता है, कुछ अपने से भी देखना होता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनी है? तालोचन। और उत्तरी मैदानों की मिट्टी कैसे बनी है? जलोढ़ से बनी है, यानी नदियों द्वारा जलोढ़ बहा के लाया गया
और मैदानी क्षेत्र में बिछा दिया गया और मैदानी मिट्टी मिल गई, यानी जलोढ़ीय मृदा। कैसी मृदा? जलोढ़ीय मृदा। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें कौन सी हैं और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? जैसे चावल। जलोढ़ मिट्टी में वैसे क्या क्या उगता है? अच्छा ये बताओ, हम चित्रकूट में है ना, तो चित्रकूट कैसा पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जलोढ़ी मिट्टी पाई जाती है? अब आप देखो ना, चित्रकूट में हम क्या क्या उगा लेते हैं? धान, गेहूं और चना, तेल, सरसों, है ना, अरहर, सब। तो यही सब किस में होती हैं? जलोढ़ मृदा में होती है, ठीक है। आए समझ में? आप लोग, सब लोग, हम लोग क्या है, किसान है। और कृषि का कोई अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो खाली नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बंजर भूमि सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। बंजर भूमि होने का कारण क्या है? थार का मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। और तापमान यहाँ पे इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा। यार एक बार महेश घर सोपा देखो, करो एक बार, देखो। अरे यार तुम करने तो दो उसे। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? चावल है, गेहूं है, अरहर है, और क्या है? कपास भी तो है, गन्ना भी तो है। नहीं, ऐसा होता है ना भाई, देखो यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन आ जाता है। जैसे अगर आप अब संविधान पढ़ोगे ना तो बहुत सारे अनुच्छेद में कन्फ्यूजन आ जाएगा, इसलिए यहां पर इस प्लेटफॉर्म में कम से कम सही बताना जरूरी है, ठीक है। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बंजर भूमि, अच्छा राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। देखिए की बता दें, इसको हटाइए। भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां पे है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में भी पूछ लेना, राजस्थान में भी कहां पे? अरे बीकानेर वाला जिला, जैसलमेर, जोधपुर और जो गुजरात से सटे हुए जिले हैं वो सबसे ज्यादा सूखा है। अच्छा, जहां पे पानी पहुंचाया जा सकता था वहां पे पानी पहुंचाया इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। और भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी कौन सी नदी से? सतलज नदी से। सतलज नदी कहां से आई है? राकसताल से। राकसताल कहां पे है? मानसरोवर झील के पास। तो नदी बह रही थी, बहते हुए जा रही थी, हमने बोला माता जी हमें भी सिंचित कीजिए। तो राजस्थान में ये पानी गांधी जी के इंदिरा गांधी नहर बन गई और राजस्थान का शुष्क क्षेत्र सिंचित हो गया, ठीक है। आपको बता दें, सबसे स्वादिष्ट चीज सेवन करने वाली पानी ही है दोस्त, आपको बता दें, है ना। आप अपना भले ही फेवरेट चीज अंधाधुंध खाओगे, अब मान लीजिए कि आप इतना ज़्यादा खा गए कि अब आपको चाहिए पानी, अब पानी कहीं नहीं मिल रहा। मान लो पानी कहीं नहीं मिल रहा, और मान लो आप मोमोज खा रहे हो, ये हमारे करबी के मोमोज, और यहाँ पे चटनी जो देते हैं वो आपने खा लिया, और मान लीजिए खाए तो बहुत अच्छा टेस्ट लग गया आपको, बहुत भयंकर खाया, अब पानी की जरूरत है, पानी कहीं भी नहीं है। आधे घंटे बाद आपको पानी मिला तो सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगेगा? पानी ही लगेगा ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? चालकता, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम है? ठीक है, यानी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कम से कम 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है? कितना? 35%। आप देखिए ना, बारिश कहाँ होती है? दक्षिण में। दक्षिण में मौसिन राम चेरापूंजी, बिहार में, चित्रकूट में हो रही है इतनी बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक, कितना? 10 सेंटीमीटर। लद्दाख में तो होता ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के उस इलाके में होता है जहाँ पे जंगल है। पंजाब में भी इतनी कोई वर्षा नहीं होती है, यानी 75 सेंटीमीटर, मिनिमम 75 सेंटीमीटर वर्षा हमारे भारत के 35% इलाके में होती है। यानी ये क्या है? शुष्क क्षेत्र है ना। बताइए 75 सेंटीमीटर वर्षा कौन सी बहुत बड़ी है? बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है?
मानसूनी जलवायु। भारत की कैसी जलवायु है? मानसूनी। मानसूनी है ना भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी तो हमारा राज्य सिंचित होता है, देश सिंचित होता है। अब ये बताइए, ये जो बारिश हो रही है मानसूनी तो है, और क्या वर्षा हो जाती है क्या? नहीं। पूरा दिन हम अपना बोर का पानी निकाल के इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? ओके, आगे। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र में रहता है? उत्तर पश्चिम। कौन क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून। दक्षिण पश्चिम से आता है, उत्तर पूर्व चला जाता है, इस क्षेत्र में क्या है? कम दबाव हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? गर्म शुष्क मौसम के दौरान, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव क्षयित हो गया। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कहां पर? कोरोमंडल तट, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हमारा भारत है, यहाँ से हवाएं आई, यहाँ से हवाएं आई, टकरा गई। जहाँ पे ये हवाएं टकराएंगी वहाँ पे अंधाधुंध बारिश होगी। ठीक है। अब जो बारिश होनी चाहिए केरला में, वो बारिश हो जाती है महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवाएं और यहाँ की हवाएं, अच्छी शुष्क और नम हवाएं टकरा जाती हैं, और टकराने की वजह से कंडेंसेशन हो जाता है, वर्षा हो जाती है। ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा ना, बादल फटना, एकदम से पानी गिर जाता है, वो इसी कारण होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है। कारण क्या है? कोरोमंडल से समांतर चलती है मानसून। ठीक है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतटीय हवाएं हैं। कौन सी? अपतटीय हवाएं। बताए ना, जो हवाओं को टकराना चाहिए केरला में, वो टकरा जाती है कहां पे? किसके कारण? निम्न दाब के कारण। ठीक है। और नतीजा महाराष्ट्र के मुंबई वाले इलाके में अंधाधुंध वर्षा हो जाती है। ठीक है। कर्नाटक में वर्षा हो जाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वर्षा हो जाती है। आगे देखिए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा का क्या रुख है? हासन ट्रेंड 1 वर्ष में। यह हासन ट्रेंड क्या है? हवाओं का बहाव। क्या है? हवाओं का बहाव। गुवाहाटी और चंडीगढ़ समानांतर हैं, वहां पे होने वाली वर्षा किन हवाओं के कारण होती है? हासन ट्रेंड। हासन ट्रेंड। ठीक है। अच्छा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र? कश्मीर और लेह। कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है। यहाँ बारिश नहीं होती है, बर्फ गिरती है। अब बर्फ गिरती है तो पहाड़ों में छा जाती है, पहाड़ हिमाच्छादित हो जाते हैं, और पहाड़ हिमाच्छादित हो जाते हैं, बनते हैं ग्लेशियर, वहीं से निकलती है नदियाँ। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि द्वाब कहलाती है। आप बोल दो, दो नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये नदी बह के जा रही है, इसके बीच का क्षेत्र द्वाब। और अगर वह उत्तर की नदी है तो वो अपने साथ जलोढ़ बहा कहलाती है, और जलोढ़ वह इर्द गिर्द इकट्ठा करते जाती है। यानी नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। आपने देखा होगा नदियों के किनारे लोग अंधाधुंध खेती करते हैं। आपने देखा होगा ककड़ी, खीरा, ये सब नदी के किनारे अंधाधुंध लगा रहता है। क्यों? नदी के किनारे वाली जमीन क्या बलुई मिट्टी पाई जाती है ना, और ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, ये सब बलुई मिट्टी में ज़्यादा होता है। और ऊपर बढ़ेंगे तो अच्छी खासी फूलों की खेती, धान, अरहर, इन सभी खेती होती है। कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ऐसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी भारत से बाहर है, और सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों की तीनों कहां से? मानसरोवर झील से। और तीनों की तीनों अलग दिशा में। सिंधु नदी ऊपर की ओर, सतलज नदी पश्चिम, और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व, ऐसे बहती हैं। तीन, जितना घिरा हुआ है।
आप सिंपल सी डेफिनेशन कहिए, जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा है वो है प्रायद्वीप। हमारे उत्तर भारत में तो कई देशों से लगा है ना, उत्तर भारत में तो कोई सागर है नहीं, गुजरात से लेके कहां तक है, तो 3 साइड हुई कि नहीं, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, 3 साइड जो पानी से घिरा हुआ होता है, उभरा हुआ भाग होता है प्रायद्वीप भारत। कितना हो गया? 50 है? बस हो गया। ये पेज और, सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। कहां से? कैलाश पर्वत से। ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सिंधु नदी का हमेशा कौन सा? मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील। अच्छा, आपको पता है सिंधु नदी में हमने बांध बना रखा है, और सिंधु नदी का जो बांध है ना, एक समझौते के तहत, क्योंकि ये नदी पाकिस्तान में भी जाती है, एक समझौते के तहत जो जल विभाजक है कि हम कितना जल इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान कितना करेगा, तो 80-20, यानी सिंधु नदी का 20% जल कौन? भारत, और 80% कौन? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की लाइफलाइन है ये, पाकिस्तान की लाइफलाइन है सिंधु नदी, बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है पाकिस्तान के। अरे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़े क्या इतिहास में? पाकिस्तान के निर्माण से पहले से हम इसको देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो जो जल विभाजक है, रेशो है, वो कितना है? 80-20। भारत को कितना मिलेगा जल? 20, और पाकिस्तान को? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और, अच्छा, भारत में विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। क्या बताया था मैंने? नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और दामोदर पूर्व की ओर, लेकिन कौन सी घाटियों से? भ्रंश। भ्रंश घाटी मतलब हो सकता है कभी दरार पड़ गई हो भारत की भूमि में, तो गहराई हो गई हो, उसी गहराई से बहती है। और भ्रंश में बहने वाली नदियां कंकड़ पत्थर बहाती हैं अपने साथ, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है? कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी होना चाहिए यार यहाँ पे? कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए? कोसी नदी। बिहार का शोक। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। लवली सर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको, ठीक है, याद है ना? चलिए बस एक लास्ट और इसके बाद जो है खत्म। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। ठीक है? और सतपुड़ा और विद्या के बीच विंध्य श्रेणी, ये कौन सी है? विंध्य श्रेणी के बीच में कौन सी? नर्मदा नदी। देखिए ऐसे है, गुजरात से बिहार तक गई है विंध्य श्रेणी, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, और यहाँ अमरकंटक से बहती है कौन सी नदी? ऊपर विंध्या और नीचे सतपुड़ा, और बीच से क्या है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी। आया समझ में? ये था हमारा ज्योग्राफी। इसके बाद हिस्ट्री।